लेकिन अंग्रेज के समय में जब सेंसस जनगणना की शुरुआत हुई थी 1871-72 में, तो आपको पता होना चाहिए कि जनगणना क्यों होती है। जनगणना किसी भी देश में किसी भी एक निश्चित सीमा के अंदर में इसलिए किया जाता है कि उस जगह का सर्वे किया जा सके कि वहां के लोग कैसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, सारे चीजों का आंकड़ा रखा जा सके, इसलिए जनगणना की शुरुआत हुई। तो 1871 और 72 में जब अंग्रेजों के समय में जनगणना शुरू हुई तो आदिवासियों को एक धर्म कोड मिला और हर 10-10 साल के अंतराल में जनगणना होता है। और हर 10-10 साल के अंतराल में जब तक अंग्रेजों ने जनगणना किया, आदिवासियों को एक अलग सेपरेट कॉलम कोड के रूप में मिला। कभी उसे एनिमिस्ट कहा गया, कभी उसे ट्राइबल कहा गया, कभी उसे एबोरिजिन, कभी उसे एबोरिजिनल के नाम से कहा गया, कभी ट्राइब के नाम से कहा गया। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि जब हम आजाद हुए और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, 1951 में आजाद भारत में जब पहली सेंसस हुई, उस समय आदिवासियों की अलग धर्म कोड जो थी उसको हटाकर अन्य का कॉलम बना दिया गया। मतलब हमारा जो एक अलग पहचान था धर्म के रूप में, उसको खत्म कर दिया गया। और आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी हम पूरे भारतवर्ष में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमें एक अलग धर्म कोड चाहिए, कॉलम चाहिए, जो आजादी के पहले हमें मिला हुआ था। आज कोई भी सरकार हमें अपने धर्म कोड को देने का काम नहीं कर रही। और इस परिस्थिति में हम क्या करें? हमारा धर्म पूरा खतरा में है, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा सामाजिक ताना बाना सब चीज खतरे में है। और उस खतरे को शायद हम नहीं समझ पा रहे। हमारे पुरखों ने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत में, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत में हमें सरना का जमीन दिया, मसना का जमीन दिया, हरगढ़ी का जमीन दिया, भूतखेता का जमीन दिया, हर तरह का जमीन दिया, महतो का जमीन दिया, पंधोरा का जमीन दिया, पहान का जमीन दिया। किस तरीके का जमीन हमें नहीं मिला? और हम मंदिर जिस तरीके से देखते हैं तो वो खतियान में नहीं दर्ज होता है। अगर आप देखेंगे अन्य धर्मों के जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं तो वो आपके पुराने खतियान में दर्ज नहीं होते, लेकिन सरना मसना हमारे खतियान में दर्ज है। लेकिन आज सरना मसना खतियान में दर्ज होने के बावजूद भी हमारा सरना नहीं बच रहा, हमारा मसना नहीं बच रहा, हमारी हरगढ़ी की जमीन नहीं बच रही, हमारी पहनाई जमीन नहीं बच रहा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसीलिए आज हमें समझना होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम इस चीज को देख रहे हैं कि खास करके हमारे समाज में हम शिक्षा पर जोर नहीं देते। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस बात को रखा कि शिक्षा किस चीज को कहा जाता है। आज हम जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, जो हमारे झारखंड जैसे खूंटी जैसे जिले से निकलकर देश विदेश में गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ के आए और संविधान सभा में आदिवासियों के हित में रखने का बात किया था। वो हमारे गांव से निकल कर गए थे। आज कार्तिक बाबा की बात करें, वो भी गांव से निकलकर विदेशों में जाकर अपने विद्वता का लोहा मनवाने का काम किए। लेकिन आज कोई भी गांव से बाबा कार्तिक उरा पैदा नहीं हो रहा है। आज कोई भी गांव से माराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा पैदा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमें शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जब हम अपने गोतिया मेहमान को बुलाते हैं तो हम तरह तरह के व्यंजन को बनाते हैं, पकवान को बनाते हैं। 1-2 किलो मुर्गा का मीट लाते हैं, खस्सी का मीट लाते हैं, दारू पिलाते हैं, हड़िया पिलाते हैं और उसमें हजारों हजार रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बेटे बेटी को पढ़ाने की बारी आती है और जब पैसा देने का बात होता है तो हम बोलते हैं कि हम नहीं सकते, हम अठी ना पैसा नहीं हो। तो ऐसे चलेगा क्या?
लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है कि आप जितना शिक्षा अर्जित करेंगे उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम तो खाने पीने वाले समाज के लोग हैं जी, खाली खाने पे विश्वास करते हैं। और आज हम युवा, हमारे पूर्व वक्ता, पूर्व मंत्री देव कुमार ध्यान जी भी यहाँ पर कह रहे थे कि युवाओं की भागीदारी नहीं होती है। तो हम तो एक चीज को समझ पाए हैं कि ताकत 4 चीजों से होती है, या आप बुद्धि से ताकतवर बनिए, या शरीर से ताकतवर बनिए, या पैसे से ताकतवर बनिए, या राजनीति से ताकतवर बनिए। और जब हम इसको कुल में देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि आप गांव-गांव में जाएंगे और वहां पर देखेंगे 15 साल का युवा, 16 साल का युवा, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का युवा नशे में चूर है, वो चल नहीं पा रहा है, उसका किडनी डैमेज हो गया, उसका शरीर ठीक नहीं है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। बुद्धि की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। और पैसे की बात करेंगे तो हम अपने आप को जल जंगल जमीन का मालिक तो जरूर कहते हैं, लेकिन आज हमारे माँ बहनों को केरल में, तमिलनाडु में, बंबई में, दिल्ली जैसे प्रदेशों में जाकर जूठन बर्तन साफ करने का काम कर रहे हैं। हम जब ये लोहरदगा वाला ट्रेन को देखते हैं, लोहरदगा से लेकर जितने भी स्टेशन हैं वहां से हमारी बहनें लदा लदा कर रांची की सड़क पर जाती हैं और रेजा कूली का काम करने का काम करती हैं, और हम बोलते हैं कि हम झारखंड के मालिक हैं। इस तरह का दो मुहा वाला बात अब नहीं चलेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा। आज जो पेड़ों का मामला हुआ, 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन सरना की है, आप देखिए उस सरना की जमीन के साथ क्या हो रहा है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में आपने देखा कि सिरम टोली का जो सरना था, जो फ्लाईओवर वहां पर बन रहा था, जहां बाबा कार्तिक उरांव ने शोभा यात्रा का प्रचलन किया सरहुल के दिन में, और आज शोभा यात्रा पूरे देश में निकलती है, बंगाल में निकलती है, छत्तीसगढ़ में निकलती है, झारखंड के विभिन्न जिलों में निकलती है। उस स्वरूप को खत्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आज के समय में हमें जागरूक होने की जरूरत है, आज के समय में हमें नशापान छोड़ने की जरूरत है, आज के समय में हम 2 वक्त की रोटी नहीं खाए वो मंजूर होनी चाहिए, हम 1 दाना खाए वो मंजूर होनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को हम अच्छा शिक्षा दें, इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। जो समाज पढ़ेगा वही समाज बढ़ेगा, जो समाज नशापान की तरफ आगे बढ़ेगा उस समाज का पतन हो जाएगा। हमारे पुरखे भी नशा करते थे, लेकिन वो थकते थे, काम करते थे तो 2 गिलास हड़िया पीते थे थकौनी को दूर करने के लिए। लेकिन आज आप देखिए गांव-गांव में हमारा युवा पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेल रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, हड़िया दारू पी रहा है, पूरा शरीर को खराब कर रहा है, फिर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो रहा है और उसकी माँ बाप परेशान है, और हर घर से लगभग जवान युवक युवती जो है मर रहे हैं, असमय उनकी मृत्यु हो रही है। और ये गांव-गांव का स्थिति पूरे झारखंड राज्य में आदिवासियों की है। तो इसको सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? सुधारिएगा या नहीं सुधारिएगा? कितने लोग सुधारेंगे? हाथ उठाइए। जब आप इस चीज को ठान लीजिएगा, अपने परिवार में सबसे पहले अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास करिए कि आपके बच्चे कहां जाते हैं, कहीं ऐसे माहौल में तो नहीं जाते जहां पर कि उनकी जिंदगी जो है खतरे में है, कोई गलत संगत में तो नहीं है, कोई उनको बुरा लत तो नहीं लग रहा है जो आने वाले समय में खतरे की घंटी हो। तो हमको पहले घर को सुधारना है, फिर आस पड़ोस को सुधारना है, फिर गांव को सुधारना है, तभी हमारा समाज बचेगा। अन्यथा हम चिल्लाते रह जाएंगे, भौंकते रह जाएंगे, और हमारे जो शुभ चिंतक है, जो समाज को लेकर सोचते हैं, वो बोल बोल के जो है स्वर्गवासी हो जा रहे हैं। आपने वीरेंद्र दादा को देखा, बोल बोल के थक गए कि आप सुधरिए, हमारा युवा पीढ़ी सुधरे, लेकिन मजाल है कि हम सुधरने का नाम लेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें त्याग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
खैर, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे, मेरे भावना को समझ रहे होंगे। मेरी बोली भले ही कटु है, लेकिन ये सत्य है। और हमको भी रांची में जब हम देखते हैं कि हमारी बहनें लाचार होकर ट्रेन में लगा कर चौक चौराहा पे रेजा के लिए